Hey everyone, welcome back to Creative Coding Lab. My name is भगवती। आज हम CSS की एक और क्लास एक्सप्लोर करेंगे और वह क्लास होने वाली है CSS कैल्क फंक्शन। CSS कैल्क फंक्शन बेसिकली हमें अलाउ करता है कैलकुलेशन में। हम विड्थ, हाइट, मार्जिन, पैडिंग, इवन फॉन्ट साइज़ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, मैं आपको कुछ 2-3 एग्जांपल बताऊंगा कैसे हम कैल्क फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और कितना फ़ायदेमंद है रिस्पॉन्सिव लेआउट डिज़ाइन में या फिर डेस्कटॉप के लिए। हर जगह इसका इस्तेमाल हो सकता है अगर आप इसको यूज़ करने का तरीका सीख जाएं तो। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। क्लास लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैल्क फंक्शन के लिए पहले मैं यहाँ पे एक क्लास बनाऊँगा, रैपर, विड्थ देता हूँ 100%, 100% इज़ ओके, 100% दूँगा। एंड यहाँ पे मैं इसको कॉल कर देता हूँ div डॉट रैपर। क्लास कॉल किया एंड इसके अंदर भी मैं कॉलम ऐड कर देता हूँ, COLUMN, कॉलम 1, एंड इसको मैं COLUMN1 डाल देता हूँ टेक्स्ट। ठीक है, अब देखिए जो ये रैपर क्लास है, इस क्लास पे हमारे जो विड्थ है वो है 100%। ठीक है, और जो कॉलम 1 है, इस कॉलम 1 पे भी मैं विड्थ दूंगा लेकिन कैल्क फंक्शन से। ओके, कैल्क फंक्शन प्रॉपर्टी जो यूज होती है, कैल्क फंक्शन यूज़ करने का तरीका क्या है, पहले प्रॉपर्टी लिखो, देन कैल्क फंक्शन लिखो, देन एक्सप्रेशंस, और एक्सप्रेशन के अंदर हम प्लस, माइनस, इनटू या फिर डिवाइड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम 1 जो क्लास है विड्थ, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी, देखिए विड्थ हो गया हमारा प्रॉपर्टी, एंड देन कैल्क फंक्शन आ गया और इसके अंदर मैं विड्थ दूंगा 50% विड्थ माइनस 10 पिक्सल का इसमें स्पेस दे देंगे। ठीक है, जो कॉलम 1 में जो हमने कैलकुलेशन किया है विड्थ 50% दिया है एंड इसमें 10 पिक्सल इसको लेस भी किया है। ठीक है, अब मैं इसमें बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्लू, हाइट भी इसमें डाल देता हूँ 200 पिक्सल। अब इसको ब्राउज़र पे चेक करते हैं, ये हमारे पास जो कॉलम 1 है उसकी विड्थ आ गई है। देखिए रैपर की जो विड्थ है वो 100% है, यानी कि फुल साइज़ है। उसके अंदर जो कॉलम है उसकी जो विड्थ है वो 50% है, लेकिन उसमें से -10 पिक्सल हमने कम कर दिया है, तो इसकी जो विड्थ होगी 758 पिक्सल आ रही है। और समझने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इस रैपर की जो विड्थ है इसको मैं 300 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, जो रैपर की विड्थ है वो इतनी है अभी 300 पिक्सल, लेकिन जो कॉलम 1 की विड्थ है 140 होगी, यानी कि 50% तो लेस हुआ एंड साथ में -10 पिक्सल भी लेस हो गया। ठीक है, अब आप सोचोगे कि इसके क्या फ़ायदा है, हम डायरेक्ट 150 पिक्सल दे देते। इसका मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में ये कैसे यूज होता है। ठीक है, देखिए जो कॉलम 1 है, कॉलम 1 को मैंने विड्थ दिया, अब मैं इस कॉलम 1 को विड्थ दूंगा सपोज 30%। देखिए आपके पास ऐसा लेआउट है, ऐसा डिज़ाइन का लेआउट है कि आपको सिर्फ एक ही डिव की विड्थ देनी है, दूसरे डिव पे कुछ ऐसा है डायनेमिक, कुछ ऐसा कंटेंट आ रहा है कि वो जो सेकंड डिव है वो फुल साइज होनी चाहिए विड्थ में। ठीक है, उस केस में कैल्क फंक्शन कैसे काम करता है, देखिए आपने विड्थ 30% दिया फर्स्ट कॉलम को, एक और मैं क्लास बना लेता हूँ, इसी का डुप्लीकेट कर लेता हूँ इसके नीचे, देन इसका नाम होगा कॉलम 2, इसको मैं कॉलम 2 दे देता हूँ। ठीक है, अब कॉलम 1 की विड्थ हमको नॉन है, सपोज इसकी जो विड्थ है वो हम 30% दे देते हैं, लेकिन कॉलम 2 हमें फुल साइज चाहिए डिस्प्ले पे, यानी कि हमारा जो डिस्प्ले है उसमें कॉलम 1 30% चाहिए लेकिन कॉलम 2 हमें 70% चाहिए, स्पेसिंग के साथ 10 पिक्सल का स्पेस हमें चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे कॉलम 1 को यूज़ करके इसी की क्लास को डुप्लीकेट बना के कॉलम 2 मैंने इसको रीनेम किया।
अब मैं विड्थ में कैल्क फंक्शन का यूज़ करूँगा। कैल्क मैंने यूज़ किया कैल्क। अब मैं इसको बोलूँगा 70% मेरे को विड्थ दे दो, साथ में 10 पिक्सल इसमें स्पेसिंग होना चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा इस केस में, इसको मैं बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देता हूँ ताकि डिफरेंस समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं एक्वा दे देता हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैंने कॉलम 1 कॉलम 2 कॉल किया है और ब्राउज़र में चेक करते हैं। जो कॉलम 1 है उसका जो विड्थ है वो 460 पिक्सल है, लेकिन जो कॉलम 2 है वो फुल साइज़ का हो गया है रैपर की। अब हाँ, वो दोनों ब्लॉक एलिमेंट है तो रेंडर एक इनलाइन नहीं हो रहे हैं। इसको इनलाइन करने के लिए CSS की एक और प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। डिस्प्ले इनलाइन अगर मैं करता हूँ तो वो इनलाइन तो होगा लेकिन बहुत सारी चीज़ें हट जाएंगी, लेकिन इनलाइन ब्लॉक मुझे करना है। इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करेंगे, नीचे वाले को भी इनलाइन ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो ये एक ही रो में रेंडर होगी। देखिए अब जो कॉलम 1 है उसका जो विड्थ है वो 30% हो गया, लेकिन जो कॉलम 2 है वो 70% के साथ आ रहा है विद 10 पिक्सल का स्पेस। इधर से देखिए स्पेस आ रहा है, इधर से भी स्पेस आ रहा है। ठीक है, अब आप इसको रिस्पॉन्सिव करिए, किसी भी डिवाइस पे आप इसको चेक करोगे तो ये उतना ही फैलेगा जितना हमने इसको दिया है। ठीक है, ये एक एग्जांपल ये हो गया, इसका इस्तेमाल हम रिस्पॉन्सिव लेआउट में कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, राइट। अब देखिए एक और मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ फॉन्ट का। ओके, फॉन्ट हम सपोज करो मैं यहाँ पे फॉन्ट डालता हूँ, फॉन्ट साइज मैंने इसको बोला, बॉडी में मैं डाल रहा हूँ, करेक्ट। कैलकुलेशन करूँगा 16 पिक्सल सबसे मिनिमम फॉन्ट साइज़ होना चाहिए, यानी कि सबसे छोटा जो फॉन्ट साइज़ होगा किसी भी डिवाइस पे वो 16 पिक्सल से कम नहीं होना चाहिए। और मैंने इसको बोला माइनस या फिर प्लस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस नहीं प्लस 1 व्यू विड्थ, व्यू पोर्ट विड्थ। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी में मैंने फॉन्ट साइज़ दिया 16 पिक्सल का डिफ़ॉल्ट है, किसी भी डिवाइस पे 16 पिक्सल से कम फॉन्ट साइज़ नहीं होगा। लेकिन अगर हम स्क्रीन को साइज़ को छोटा या बड़ा करते हैं, रिस्पॉन्सिव करते हैं, तो ये 1% व्यू पोर्ट के साथ इंक्रीज हो जाए। कैसे दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने कॉलम 1 कॉलम 2 टेक्स्ट डाला हुआ है, इसका जो मिनिमम फॉन्ट साइज़ है वो 16 पिक्सल है। ठीक है, लेकिन 1% व्यू विड्थ पोर्ट विड्थ के साथ वो बढ़ेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे ये कॉलम 1 एंड कॉलम 2 का जो फॉन्ट साइज़ है वो मेरे इस डिस्प्ले की विड्थ के अकॉर्डिंगली इंक्रीज होगा। मैं अगर इस स्क्रीन को छोटा करता हूँ तो फॉन्ट साइज़ भी ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। देखिए अब इस डिस्प्ले की, जो मेरा डिस्प्ले है लैपटॉप का डिस्प्ले है, इसका मुझको विड्थ निकालना है, व्यू पोर्ट की जो साइज़ है वो निकालना है। वो निकालने के लिए मैं आपको एक ईजी तरीका दिखाता हूँ। कंसोल में आप जाओगे, जावास्क्रिप्ट से काम करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे वेरिएबल लूँगा व्यू पोर्ट विड्थ इक्वल विंडो, जो विंडो है डॉट विंडो की जो इनर विड्थ है उसको ले लेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे इसको कंसोल कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग मैं व्यू पोर्ट विड्थ को व्यू पोर्ट विड्थ को लॉक करूँगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे मेरे जो स्क्रीन की जो विड्थ है वो कैलकुलेट होकर निकलेगी। देखिए मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो 1536 मेरे स्क्रीन की विड्थ है। तो इसका मतलब ये हुआ 1536%। देखिए मैंने जो यहाँ पे कैलकुलेशन लगाई थी वो क्या लगाई थी, 16 पिक्सल मिनिमम रेंज, लेकिन 1% व्यू विड्थ के साथ वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस समय इस फॉन्ट का साइज़ कितना होगा। 15.36 नहीं 1536 का हमें पहले निकालना है 1%। मैं यहाँ पे क्या, मैंने यहाँ पे बोला 1% ऑफ, तो इसका जो विड्थ साइज आया 15.36 आया। और हमारे पास जो इनिशियल
इनिशियल जो साइज़ है 16 पिक्सल का है, ठीक है। तो 16 15 प्लस 36 प्लस 16 पिक्सल हमने इसमें ऐड किया तो कितना आया, सॉरी 31.36। तो इस फॉन्ट का जो साइज़ है वो 31.36 है। अब आप बोलोगे कि नहीं है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत इजी है। कॉलम 2 में फॉन्ट साइज़ देखिए 31.36 पिक्सल होगा। अब उन दोनों इस कॉलम 1 का जो फॉन्ट साइज़ है वो इधर से आ रहा है, करेक्ट, इधर से, और इसका मैंने यहाँ पे हार्ड कोड किया है। तो अब इन दोनों का साइज़ सेम होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कॉलम 1 का साइज़ भी सेम है एंड कॉलम 2 का साइज़ भी सेम है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं स्क्रीन छोटी करके देखता हूँ। देखिए कॉलम 1 का साइज़ डिक्रीज हुआ लेकिन कॉलम 2 का नहीं हुआ क्योंकि वो हार्ड कोडेड है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल तरीका है रिस्पॉन्सिव लेआउट में फ़ॉन्ट साइज़ को कैसे हम एक फिक्स फ़ॉन्ट साइज़ रख के उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। बहुत यूज़फुल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और कैलकुलेशन में हम मार्जिन को, पैडिंग को इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने डिज़ाइन के रिगार्डिंग या डिज़ाइन के जैसे हमारे पास डिज़ाइन मिलता है हम उसी के अकॉर्डिंग उसको क्रिएट करते हैं, करेक्ट। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए। मैं CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट या फिर रिएक्ट और Next.js के धीरे धीरे प्रोजेक्ट लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।